Welcome. My name is Bhuvan Apurva Jha for Study IQ IAS. This is Geography in 15 minutes and आज के लेक्चर का एजेंडा है प्लैनेट्स. ठीक है, अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने देखा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में और ओरिजिन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. अब हम समझेंगे कि हमारे बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे बने, उनका ओरिएंटेशन क्या है और बाय एंड लार्ज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच प्लैनेट क्या क्या है. चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की. सबसे पहले आप नजर डालेंगे इस डायग्राम पे. ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारा सोलर सिस्टम और उसके बाद क्या एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा सन है और उसके बाद हमारे प्लैनेट्स ऐसे करके अरेंज हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. और उसके बाद आता है हमारा एक पर्टिकुलर बेल्ट जिसे हम कहते हैं कुइपर बेल्ट. ओके, क्या है कुइपर बेल्ट समझेंगे. देन आफ्टर दैट यू हैव समथिंग नोन एज द हीलियोपॉज. ओके, क्या है हीलियोपॉज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीलियोपॉज एंड व्हाट इज ओर्ट क्लाउड. क्योंकि एक बार आप ओर्ट क्लाउड क्रॉस करोगे फ्रेंड्स, उसके बाद आप जाते हैं प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, अल्फा सेंटाउरी की तरफ, जो हमारा नियरेस्ट स्टार टू द सन हम कहते हैं. एक 3 स्टार का सिस्टम है, उसी में है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, द नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम. तो कैसे ये सारे अरेंज हैं, इनको हम समझना एक एक करके चालू करते हैं. पहला, फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए. ये तो रहा हमारा अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स. अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जाएगा 2 बेल्ट्स के बारे में. एक है एस्टेरॉयड बेल्ट और एक है कुइपर बेल्ट या कुइपर बेल्ट. ठीक है, तो एक एक करके समझने की प्रक्रिया चालू करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले देखते हैं मरकरी की तरफ, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. पर आप शायद जान के आश्चर्य होंगे that even though ये nearest planet to the sun है, it is not the hottest planet. आखिरकार क्यों? फ्रेंड्स, आप देखेंगे मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. It does not have any atmosphere. साथ में आप देखते हैं कि इसका पीरियड ऑफ रोटेशन काफी स्लो है, यानी कि एक पर्टिकुलर फेस जो है वो सन को ज्यादा टाइम तक फेस कर रहा है. इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इसका डायरनल टेम्परेचर का जो लिमिट है या रेंज है वो सबसे ज्यादा है. जो पर्टिकुलर साइड ऑफ मरकरी सन को फेस कर रहा है उसमें बहुत हीट, और जो पर्टिकुलर साइड सन को फेस नहीं कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा कोल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर तो है नहीं. विच इज वाई यू फाइंड कि इट हैज द हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द एंटायर सोलर सिस्टम. ओके, डायरनल का मतलब क्या होता है, दिन और रात. तो जिस फेस ऑफ मरकरी को सन हिट कर रहा है, क्योंकि पीरियड ऑफ रोटेशन स्लो है, धीरे धीरे रोटेट करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर. जिस साइड सन का रेज नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड. तो इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस जब हम मापेंगे, इसको हम कहेंगे डायरनल रेंज, और वो सबसे हाईएस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी का. राइट. तीसरा आप देखेंगे, इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. ओके, ये आपको बस याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इतना अगर पता है, आपका मरकरी प्रिपेयर्ड है फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वीनस. अब आप देखेंगे वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मरकरी नहीं है, वीनस है. क्यों? अब फ्रेंड्स यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. वो कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का. तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट इट. क्या है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए ये मरकरी, ये वीनस का सरफेस है. ओके, नाउ व्हाट वी फाइंड कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या मोस्ट ऑफ द गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाईएस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का. ये हम कहते हैं कि वीनस इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स. क्या प्रॉपर्टी है? ये सन के इनकमिंग रेज को अलाउ करेगा आने के लिए. कंसीडर करिए ये पिंक लाइन सन का इनकमिंग रेज है. ठीक है, तो शॉर्ट वेव रेज ऑफ द सन ये आराम से अलाउ करेगा. पर यही जब वापस जाने के लिए खोजेगा, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम कहते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जितना आपका ग्रीन हाउस गैसेस होगा आपके एटमॉस्फेयर में, उतना लेस लाइकली है कि ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अलाउ करे. ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आउटगोइंग नहीं होगा, सिर्फ इनकमिंग है. सोचिए, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि डेली बेसिस पे हीट बढ़ता जाएगा इस जगह पे. यही है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जो हम अर्थ के कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं. जितना ज्यादा आप फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट होगा. जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा,
उतना ज्यादा आप हीट ट्रैप करेंगे, आउटगोइंग आपका कम होगा। अब चलिए वापस, तो हम क्या देखते हैं वीनस में फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा है, इट ट्रैप्स हीट एफिशिएंटली। ठीक है, इनकमिंग ज्यादा आउटगोइंग से, जिसके चलते आपका हीट ट्रैप होना चालू होता है और डे टू डे ये गर्म होता जा रहा है ये प्लैनेट, जिसे हम कहते हैं रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट फ्रेंड्स। ये देखिए, ड्यू टू दिस रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। रन अवे मतलब हर दिन आपका गर्म होता जा रहा है प्लैनेट, इसीलिए वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का उपाधि देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मरकरी क्यों नहीं है और वीनस क्यों है फ्रेंड्स, राइट? तो आप देखते हैं क्योंकि हाई कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए हीट का ट्रैपिंग हो रहा है, टेम्परेचर डेली बेसिस पे इंक्रीज होगा, तो वीनस का पूरा सरफेस आप देखेंगे एक मोल्टन सूप जैसा है। इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ अ मोल्टन सूप, सब चीज मोल्टन स्टेट में ही ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, राइट? अच्छा, एक और चीज आप ध्यान डालेंगे कि यूजुअली हमारे सारे प्लैनेट्स आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है फ्रेंड्स, करेक्ट? बट आप देखेंगे वीनस और एक और प्लैनेट है, ये उल्टा घूमते हैं। ओके, दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मुझे बताइए, एक प्लैनेट है वीनस, दूसरा वाला कौन सा है, मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, राइट? इसको हम कहते हैं रेट्रोगेड मोशन, यानी कि ऑपोजिट दिशा में घूमना। तो वीनस एंड वन मोर प्लैनेट मूव इन अ रेट्रोगेड फैशन, वो आप हमें बताएंगे दूसरा वाला प्लैनेट कौन सा है नीचे चैट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्लैनेट की तरफ, मार्स। ठीक है, ऑब्वियसली हम अर्थ को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अर्थ के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए मार्स की तरफ। मार्स को हमेशा कहा जाता है रेड प्लैनेट, आप किताबों में भी देखेंगे तो लाल कलर का दिखाया जाता है, तो आखिरकार रेड प्लैनेट है क्यों? यू विल फाइंड कि इसके पास आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है इसके सरफेस पे, आयरन है इसलिए लाल है कलर में। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। पहला, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स, ये है मार्स में। अगर आप देखेंगे तो ये एवरेस्ट के मल्टीपल टाइम्स इसका साइज है। सो द लार्जेस्ट वोल्केनो बिलोंग्स टू मार्स। सिमिलरली लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब कैनियन क्या होता है फ्रेंड्स, सोचिए, क्या आपने किंग्स कैनियन के बारे में सुना है? क्या सुना है कि कैसे एक रिवर एक लैंडफॉर्म क्रिएट करता है जब वो पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है? गॉर्ज, लैंडफॉर्म्स, ये सारे हम लोग लैंडफॉर्म के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कैनियन जो है, बिगेस्ट कैनियन इन द सोलर सिस्टम, वैलिस मैरिनेरिस, ये भी है हमारा मार्स में। अच्छा, हम देखते हैं कि मार्स में हम पोटेंशियल ऑफ लाइफ खोजने जा रहे हैं, स्पेस एक्स हो, इलॉन मस्क हो, या डिफरेंट कंट्रीज का अपना अपना मिशन है। ये मार्स को क्यों एक सब्स्टिट्यूट की तरह हम देख रहे हैं अर्थ का, ऐसा क्या है उसके पास? तो आप देखेंगे मार्स पे आइस कैप्स हमें मिले हैं इसके पोलर एरियाज में। तो अब साइंटिस्ट का ये मानना है क्योंकि आइस है मतलब पानी होगा, पानी होगा तो मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई साइन ऑफ लाइफ होगा। इसीलिए इतना जद्दोजहद, इतना एफर्ट लगा हुआ है वैश्विक कम्युनिटी का कि हम मार्स को ढंग से एक्सप्लोर करें। समझे फ्रेंड्स? अच्छा, यहां पे हम देखते हैं वीक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है कम, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम, यानी कि ये प्रोसेस जो हम लोग देख रहे थे कि आपका इनकमिंग आ रहा है, आउटगोइंग ट्रैप हो रहा है, ये मार्स में नहीं देखा जाता है। इसलिए टेम्परेचर मोर और लेस स्टेबल रहेगा यहाँ पे, विच इज वाई हम कंसिडर भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन जाके मार्स पे अपना बेस बनाए। करेक्ट? अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड लेट्स ऑल्सो लुक कि यहाँ पे सीजनल इमिशन ऑफ मीथेन होगा। मीथेन क्या है मतलब? इवन दो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, पर साइंटिस्ट्स का ये मानना है क्योंकि मीथेन का एमिशन हो रहा है तो शायद इससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हम खोज सकते हैं। ये रहा मार्स। अगर आप ये डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ नया सीख रहे हैं, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है फ्रेंड्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। जुपिटर की तरफ नजर बढ़ाइए। अब जुपिटर का जब आप फोटो देखोगे ना फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि उस पर एक लाल कलर का स्पॉट मिलेगा आपको, अलग से एक बिंदी टाइप का स्पॉट मिलेगा। उसे कहा जाता है द ग्रेट रेड स्पॉट। अब क्या है, व्हाट इज द इश्यू विद द ग्रेट रेड स्पॉट? क्यों बना, कैसे बना? तो फ्रेंड्स पहला ये समझिए, अभी तक जो हम प्लैनेट्स डिस्कस कर रहे थे ये थे हमारे रॉकी प्लैनेट्स, और अब हमारे गैसियस प्लैनेट्स का हम डिस्कशन चालू कर रहे हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर ऐसा क्यों है कि सन के पास वाले जो प्लैनेट्स हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, पर अब जैसे जैसे सन से दूर जाते हो
अब प्लैनेट्स गैशियस हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा उदाहरण के थ्रू आपको बताते हैं। बिग बैंग जब हुआ ना फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि सारा सामान रैपिडली रिलीज होता है। माई स्पेस गेट स्टार्ट टू फिल्ड अप, करेक्ट? यू विल फाइंड कि आपका जो भी रॉक्स था या जो डस्ट था, क्योंकि हमारा बिग बैंग से क्या निकला? डस्ट, गैस, है कि नहीं? और उसके बाद बाकी सारे पार्टिकल्स। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो डस्ट था ना, वो ज्यादा दूर नहीं गया, पर हमारा गैस जो था वो ज्यादा दूर तक गया। अब आप कैसे समझेंगे इस पॉइंट को? कभी वोल्केनिक इरप्शन देखिए, आप देखेंगे वोल्केनो का जब इरप्शन होता है तो जो पत्थर होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, पर जो ऐश का प्लूम होगा, जो गैस निकलेगा, वो ज्यादा ऊपर तक जाता है। सेम कॉन्सेप्ट आप लगाइए बिग बैंग थ्योरी पे। आपका जो डस्ट था वो पास में रुका, आपका जो गैस था वो दूर तक गया। इवेंचुअली यही डस्ट मिलके जो पास में आया, यही डस्ट हमारा इनर प्लैनेट्स बनाता है, और जो गैस दूर तक गया यही जाके हमारे गैशियस प्लैनेट्स बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस के बने हुए हैं, और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स के बने हुए हैं, उसमें अर्थ भी शामिल है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, अब देखिए, जुपिटर इज अ गैशियस प्लैनेट, मतलब कि इसमें गैस का ज्यादा मात्रा है। अच्छा, कौन कौन से गैसेस? 3 प्रमुख हैं, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी का भाप। अब इसके चलते होता क्या है फ्रेंड्स, 3 गैसेस हैं, और जुपिटर का फोटो अगर देखा जाए तो आप देखेंगे एक बैंड सिस्टम हमें दिख रहा है। अपने बुक्स में आप खोल के देख सकते हैं, बैंड्स हमें दिख रहे हैं, अलग अलग लेयर्स जैसा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जुपिटर रोटेट्स एक्सट्रीमली फास्ट। एक रोटेशन ये 10 घंटे में पूरा कर देगा। इसके चलते क्या होता है, ये गैसेस अब जुपिटर के साथ रोटेट कर रहे हैं, जुपिटर के स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं, और इसीलिए ये गैसेस अब सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं ये, और इसीलिए हमें जुपिटर पे ये लेयरिंग दिखता है। तो ये जो इंडिविजुअल लेयर्स बन रहा है ना जुपिटर पे, अलग अलग कलर का, ये काहे का बन रहा है, कहां से बन रहा है? इन गैसेस का रोटेशन की वजह से। समझे फ्रेंड्स? ओके, ड्यू टू दिस द 3 गैसेस गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन या बैंडिंग कह रहे हैं। अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन या स्ट्रैटिफाइड लेयर्स में हमें जुपिटर का सरफेस दिखता है यहां से देखने पे, जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो। ओके, अच्छा, बिकॉज जुपिटर बहुत फास्ट मूव कर रहा है, सोचिए 10 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट, अर्थ का ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से भी ज्यादा। तो इसके चलते क्या होगा, आपका हवा बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, जो भी गैसेस हैं। तो जो गैसेस स्पीड में मूव कर रहे हैं तो वो मेगा स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं। हम ये कहते हैं कि जुपिटर के स्टॉर्म्स लंबे अवधि तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि जुपिटर फटाफट मूव कर रहा है फ्रेंड्स। समझे? अच्छा, इसके मून्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, तो आप देखेंगे इसके प्रमुखता हम ये 4 मून्स पढ़ते हैं, गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। ओके, आपका लार्जेस्ट मून कौन सा है? गैनीमीड है फ्रेंड्स, ना सिर्फ जुपिटर का पर एंटायर सोलर सिस्टम का। जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है टाइटन, वो है सैटर्न का। ओके, सो गैनीमीड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल एज जुपिटर। समझा ग्रेट रेड स्पॉट का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? आगे बढ़ा जाए, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सैटर्न। सैटर्न के बारे में पहला बात तो कि सैटर्न के रिंग्स होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाल फिलहाल में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था कि सैटर्न के रिंग्स अब डिसअपियर हो रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने वो आर्टिकल शेयर किया था। तो मुझे बता सकते हो सैटर्न का रिंग्स क्यों डिसअपियर हो रहा है? आप देखेंगे सैटर्न का एक्सियल टिल्ट के चलते वो हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिसअपियर हो रहा है, हम बस देख नहीं पा रहे, वो वहां का वहां जस का तस है, बस हमें नहीं दिख रहा है। और आप देखेंगे सैटर्न का एक्सप्लोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है द कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, द कैसिनी मिशन। ओके, द कैसिनी हाइगन्स मिशन। 3 पर्टिकुलर स्पेस एजेंसीज इसमें लगे थे, नासा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली का ASA। इन तीनों ने मिलकर हमारा कैसिनी हाइगन्स स्पेस मिशन चलाया था। अच्छा, सैटर्न के पास रिंग्स हैं। रिंग्स काहे के बने हैं? डस्ट, गैस, आइस और रॉक्स। और आप देखेंगे कि दी प्लैनेट्स में सैटर्न का डेंसिटी सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है। यानी कि अगर आप सैटर्न को पानी के ऊपर रख दोगे ना तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। ओके, सो सैटर्न हैज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इट हैज डेंसिटी इवन लेसर देन वाटर। इट विल फ्लोट ओवर वाटर। जैसा मैंने आपको कहा, मेजर मून ऑफ सैटर्न है टाइटन, द सेकंड लार्जेस्ट मून इन योर सोलर सिस्टम। बिगेस्ट वाला तो जुपिटर के पास में है। समझे फ्रेंड्स? आगे बढ़ा जाए,
अब देखते हैं यूरेनस। यूरेनस का फोटो आप देखेंगे वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। आखिरकार क्यों? ऐसा क्या है यूरेनस के पास, क्यों दिखता है ब्लू ग्रीन कलर का? यू विल फाइंड कि इसके पास मीथेन गैस का मात्रा है, और क्योंकि मीथेन रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा सन के साथ और रिफ्लेक्ट करेगा ब्लू को, ये तो इसका प्रॉपर्टी है। तो बस रेड को ऑब्जॉर्ब, ब्लू को रिफ्लेक्ट। अब हमें क्या दिखेगा? जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इसलिए हमें ब्लू कलर का दिखता है यूरेनस। ओके, अच्छा, एक और चीज है कि सैटर्न अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स है। यूरेनस के पास भी रिंग्स कहा जाता है, बस वो हमें दिखता नहीं है। ओके, यूरेनस ऑल्सो हैज रिंग्स अराउंड इट, assumed to be made up of dark particles, जिसके बारे में रिसर्च अभी भी ऑनगोइंग है। डार्क मैटर ना फ्रेंड्स हमारा यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है। 85% ऑफ आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर, पर इसके बारे में अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर डार्क मैटर कहां से आया? जाइए पहले क्लास पे जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि जब बिग बैंग हुआ तो साथ में निकला बैरियॉन्स, वो सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, और साथ में निकला डार्क मैटर जिसके बारे में हम देख तो नहीं सकते पर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। समझे फ्रेंड्स? अच्छा, इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोचिए, ना कि नेपच्यून है पर यूरेनस है कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्यों? इसका एक्सियल टिल्ट सबसे एक्सट्रीम है फ्रेंड्स। जैसे अर्थ का एक्सियल टिल्ट है वैसे ही यूरेनस का भी एक्सियल टिल्ट है, पर यह थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम होने के चलते क्या होता है, इसका एक, अगर यूरेनस का हम नॉर्थ पोल को कंसीडर करें तो वो कंप्लीट डार्कनेस में रहेगा लंबे समय तक, यानी कि क्योंकि वो सन का रेस डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा है इसीलिए ठंड ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। व्हाई? ड्यू टू द एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारा नेपट्यून, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। कहां से आया हाइड्रोजन हीलियम? बिग बैंग थ्योरी से। वहीं पे हमने देखा कि कैसे हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट्स इन द स्पेस निकला, पहला निकला ड्यूटेरियम जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, और फिर निकला हीलियम, और वही सारे गैसेस जो दूर तक फेंकाए वही सारे एक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे गैसेस प्लैनेट्स बनाते हैं। यू विल फाइंड मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम जिसे हम प्राइमोर्डियल गैसेस कहते हैं, और उसके पास ट्रेस अमाउंट ऑफ मीथेन है, और मीथेन के चलते ही आप देखेंगे फिर से ये रेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और इसीलिए फ्रेंड्स नेपट्यून हमें ब्लू कलर का दिखता है। अच्छा, जैसे ग्रेट रेड स्पॉट है जुपिटर के ऊपर, वैसे ही एक ग्रेट डार्क स्पॉट है। देखिए यही सब सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? जुपिटर के ऊपर मेगा स्टॉर्म। ग्रेट डार्क स्पॉट क्या है? यह भी एक मेगा स्टॉर्म है, पर यह है नेपट्यून के ऊपर। ओके, और इसका लार्जेस्ट मून का नाम है ट्राइटॉन। ओके, ट्राइटन कहते हैं द लार्जेस्ट मून ऑफ नेपट्यून। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लैनेट्स, और अब समझते हैं प्लूटो के बारे में। पर प्लूटो तो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है। आखिरकार क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। ओके, इसका नाम ही है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, और ये बेसिकली स्पेस रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स पे इनका एक मल्टी गवर्नमेंटल बॉडी है। सारे प्लैनेट, सारे जितने स्पेस रिसर्चिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसका मेंबर है। अब प्लैनेट के लिए ना एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं होता कि आप बस गोल हैं और घूम रहे हैं तो आपको हम प्लैनेट का श्रेणी में डाल देंगे, नहीं। तो क्या है क्राइटेरिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का? ये इसका जो सेटअप किया गया था ये ब्रसेल्स बेल्जियम में सेटअप किया गया था, पर आज के टाइम इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे फ्रांस, पेरिस में है। और यही वो क्राइटेरिया भी स्टैब्लिश करते हैं कि एक प्लैनेट को हम प्लैनेट किस कंडीशन में कहेंगे? 3 कंडीशंस के अंदर। क्या है वो 3 कंडीशंस? पहला, इट विल ऑर्बिट अराउंड द सन। सोचिए ये सन है, प्लैनेट को उसके इर्द गिर्द घूमना है। दूसरा, इट हैज सफिशिएंट सेल्फ ग्रेविटी, मतलब एक अच्छा खासा मास का होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए साइज में, बड़ा साइज का होना चाहिए। और तीसरा, इट शुड हैव क्लियर्ड द नेबरहुड। सोचिए हमने पिछले क्लास में फॉर्मेशन ऑफ द मून के दौरान देखा कैसे अर्थ और थिया कोलाइड किए और जाके मून बना हमारा। तो क्या हुआ? इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? अर्थ उस पर्टिकुलर द्वंद में, उस फाइट में जीता, थिया डिसइंटीग्रेट हो गया टोटली। यानी कि अर्थ ने अपना वर्चस्व स्थापित किया अपने ऑर्बिट के आसपास कि ये रास्ता मेरा है और कोई किसी का नहीं है। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है प्लूटो के लिए, पर प्लूटो के कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता है कि उसके जैसे और उसके आसपास बहुत सारे छोटे बड़े सेम टाइप ऑफ बॉडीज हैं।
तो क्योंकि प्लूटो अपने आसपास के ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया, अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाया है, इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में डाल दिया है कि आप फुल फ्लेजेड प्लैनेट तो नहीं हो। ओके, प्लूटो ने क्राइटेरिया सी स्टैब्लिश नहीं किया, इसीलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि दी गई है। समझे फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लैनेट्स का डिस्कशन। अब ऐसा है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूं कि स्टडी आईक्यू का जो 1000 एमसीक्यू सीरीज है, ये निहायत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी के लिए। तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। 5 सेट ऑफ बुक्स इसमें अवेलेबल हैं, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। इसमें ना सिर्फ पीवाईक्यूज पर एमसीक्यूज भी अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो किसी भी सीरियस कैंडिडेट के लिए ये किताब बड़ा क्रिटिकल बनेगा जब आप प्रीलिम्स में सक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ही बहुत कठिन स्टेज होता है। 8 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा सुझाव रहेगा स्टडी आईक्यू के वेबसाइट जाएं, ऐप पे जाएं, इस किताब को अपने लिए मंगवाइए। आप लोगों के लिए, जो लोग ये सीरीज देख रहे हैं, एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्ड है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं BALIVE, BA लाइव आप यूज करेंगे। चलिए, प्लैनेट्स हमने सीख लिया फ्रेंड्स। अब जो बाकी सारा प्रॉब्लम्स था, हीलियोपॉज, ओर्ट क्लाउड, थोड़ा उसके बारे में भी नजर डाल देते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द कुइपर बेल्ट नाउ। व्हाट इज द कुइपर बेल्ट? अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेपट्यून तक पहुंच गए हैं। अब नेपट्यून और हीलियोपॉज के बीच में एक कुइपर बेल्ट है हमारा। तो क्या है कुइपर बेल्ट फ्रेंड्स? ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमारे बहुत सारे आईसी प्लैनेट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, इट इज अ ट्रांस नेपट्यूनियन एरिया जहां पे हमें आईसी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ओके, और ये सारा का सारा कुइपर बेल्ट हीलियोपॉज तक जाएगा। ओके, नाउ आईसी प्लैनेट्स हैं और हीलियोपॉज तक जा रहा है। हीलियोपॉज क्या होता है? हीलियो मतलब है हीलियोस, ग्रीक शब्द है सन गॉड के लिए, और पॉज मतलब जहां पे उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म होता है। यानी कि मेरा सन का जो बाउंड्री है, उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका ये बाउंड्री है। उसके बाहर सन का इफेक्ट हमें फील नहीं होगा। तो हीलियोपॉज क्या है? द रीजन सराउंडिंग द सोलर सिस्टम वेयर प्रेशर फ्रॉम आउटगोइंग सोलर विंड इज बैलेंस्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेक्स्ट स्टार सिस्टम। क्या है नेक्स्ट स्टार सिस्टम? चलिए देखा जाए। अगर यही डायग्राम हम फिर से देखें, ये रहा हमारा हीलियोपॉज, यानी कि सन का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बस यहीं तक है। अगर सन हमारा एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वो उसका एरिया का बाउंड्री है, उसके बाहर उसका नहीं चलेगा। समझे? हीलियोपॉज इज द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जहां पे सन का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आता है ओर्ट क्लाउड और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टार सिस्टम, जिसे हम अल्फा सेंटाउरी कहते हैं। 3 स्टार सिस्टम है। हीलियोपॉज समझ लिया। अब समझते हैं ओर्ट क्लाउड क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ओर्ट क्लाउड के बारे में नहीं बताया जाता है। ओके, समझिए पहले। ओर्ट क्लाउड इज अ जायंट स्वॉर्म ऑफ गैस दैट सराउंड्स द सोलर सिस्टम। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द है। इसका खोज किया था जैन ओर्ट, जो एक नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट थे 1950 में। ओके, और आप देखते हैं कि इस पूरे क्लाउडी एरिया में बहुत सारे छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं। स्मॉल आईसी प्लैनेटिज्मल्स कहते हैं हम, छोटे प्लैनेट्स हैं। तो जब आप ओर्ट क्लाउड क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप अल्फा सेंटाउरी स्टार सिस्टम के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उसके पकड़ में आ जाएंगे। तो यानी कि जब आप इंटरस्टेलर मूवी देखे होंगे फ्रेंड्स, बताइए जितने लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखा था, वो क्या था फ्रेंड्स? ये एरिया अपने सोलर सिस्टम से आप दूसरे किसी स्टार के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा रहे हो, बीच में आप क्रॉस करोगे कुइपर बेल्ट, फिर हीलियोपॉज, फिर ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड क्रॉस करने के बाद आप पहुंच गए अल्फा सेंटाउरी या प्रॉक्सिमा सेंटाउरी के पास, जो हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम है।